अब हम बताएंगे आपको इनको टर्म्स के बारे में। कहता है इनको टर्म्स क्या होता है, कहता है इसका पूरा नाम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग होने वाले शब्द। कहता है यह जो होता है यह इंटरनेशनली कोई भी इनवॉइस पर यही टर्म्स लिखा होता है। मतलब जो भी इनवॉइस होगा उसमें एक इनको टर्म्स अवश्य होता है। जो भी व्यापार अंतरराष्ट्रीय तौर पर किया जाता है उसमें इस टर्म्स का होना अनिवार्य। कहता है जो अभी वर्तमान में पढ़ना है वह टोटल 11 टर्म्स के बारे में पढ़ना। समय समय पर यह चेंज होते रहता है। अभी वर्तमान में हमें 11 टर्म्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग होने वाले शब्द। अच्छा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक दो तरीके का होता है, एक टर्म्स ऑफ पेमेंट होता है, एक टर्म्स ऑफ डिलीवरी होता है। तो ये जो होता है वो टर्म्स ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है। ये जो होते हैं इनको टर्म्स को ही हम लोग दूसरी भाषा में टर्म्स ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और एक होता है टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मतलब किस आधार में आप भुगतान करेंगे और भुगतान लेने की प्रक्रिया क्या हो। मतलब माल के साथ आपका भाड़ा भी जुड़ा हुआ है। कहता है माल के साथ क्या केवल माल का ही दाम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कहता है पैसा आप कैसे देंगे, उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ डिलीवरी। मतलब उसमें 4 हैं। एक होता है डीए जिसको डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बोलते हैं। मतलब जब आप डॉक्यूमेंट देंगे उसके बाद भुगतान किया जाएगा, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। कहता है यह अधिकतम 270 दिनों का होता है। पहले ये 180 था, अब बढ़ा के उसको 270 दिन कर दिया गया। मतलब सामान इंपोर्ट होने के अधिकतम 270 दिन के भीतर आपको भुगतान करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आपको आरबीआई से लेटर आ जाएगा। एक तो पहला हो गया डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, दूसरा होता है डीपी जिसको डायरेक्ट पेमेंट कहते हैं, डायरेक्ट पेमेंट। तीसरा होता है एपी जिसको एडवांस पेमेंट कहते हैं, और एक होता है टीटी जिसको टेलीग्राफिक ट्रांसफर बोलते हैं, उसको हम लोग टेलीग्राफिक ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के टर्म्स ऑफ डिलीवरी हैं जो नकदी व्यापार में किए जाते हैं। और एक उधार वाला है जिसको बोलते हैं एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यह एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो बायर और कंसाइनी के बैंक के बीच किया गया एक समझौता होता है। इसके बारे में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बताया गया। कहता है ना कि अगर कोई माल हम यहाँ से किसी अन्य ऐसे कंट्री में भेजें जहां हम बायर को नहीं जानते, उस परिस्थितियों में वहां का बैंक को हम कंसाइनी बनाएंगे। वह बैंक की जिम्मेदारी होगा कि उस देश के इंपोर्टर से पैसा लेके वह हमें देगा। उस परिस्थिति में कंसाइनी जो होता है वह बायर होता है। जब बायर को पैसा दे देगा तो वह उसको बैंक रिलीज ऑर्डर जारी कर देगा। सिमिलरली इंपोर्ट के केस में अगर कोई सामान चाइना से दिल्ली आया और चाइना वाला दिल्ली में किसी को नहीं जानता है, तो दिल्ली में जो उस इंपोर्टर का बैंक अकाउंट होगा उस बैंक को वह कंसाइनी बनाएगा। अब बैंक में जब दिल्ली वाला उसमें पैसा जमा करेगा उस बैंक को, तो वह बैंक उस भेजने वाले को पैसा ट्रांसफर करेगा, तब जाके उसको बैंक रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। एक होता है बीआरओ जिसको बोलते हैं बैंक रिलीज ऑर्डर, और एक होता है बीआरसी जिसको बोलते हैं बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट।
कहता है जब कोई एक्सपोर्टर अपना सामान एक्सपोर्ट कर देता है और उसका पेमेंट आ जाता है, ऐसी परिस्थितियों में बायर से, तो बैंक उसको एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसको बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। मतलब जिस बैंक में उसका ऑथराइज्ड डीलर बैंक कोड है, यदि उससे उसने अपना निर्यात किया है और उसका पैसा उस बायर का उस बैंक अकाउंट में आ गया, तो बैंक के द्वारा उसे बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है FIRC, जिसको बोलते हैं फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। एक होता है बैंक रिलीज ऑर्डर, जिसको बोलते हैं BRO, दूसरा होता है बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं BRC, तीसरा होता है FIRC, जिसको फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। यह उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जहां पर जो पैसा मंगाने वाला बैंक है वो AD कोड के अलावा, मतलब किसी को HDFC में भी अकाउंट है और ICICI में भी अकाउंट है, ठीक है। अब कस्टम में रजिस्टर्ड जो उसका बैंक अकाउंट है वो ICICI वाला है। अब कहता है जिसको सामान बेचा था, जो बायर है, उसने पैसा HDFC में भेज दिया, ठीक है। तो अब HDFC वाला क्या करेगा, उसको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसको FIRC बोलेंगे, फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, कि भैया आपका फॉरेन इनवार्ड हमारे अकाउंट में आया है। फिर इस फॉरेन इनवार्ड को आप ICICI में जमा करेंगे, फिर जो यह जारी करेगा उसको बोलते हैं बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अगर सीधे इसके पास आ जाता तो वह BRC जारी कर देता है। TT बताएंगे। TT का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ठीक है। अगर कोई भी सामान आप इलेक्ट्रॉनिकली वायर से ही ट्रांसफर कर दिए तो उसको बोलते हैं TT। होता है ना, आपने TT, तो उसमें आपको स्विफ्ट कोड वहां का ब्रांच का, जैसे इंडिया में IFSC कोड होता है, वैसे ही फॉरेन रेमिटेंस करने के लिए, टेलीग्राफिक ट्रांसफर के लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। उसी स्विफ्ट कोड के तहत टेलीग्राफिक ट्रांसफर किया जाता है। जिस मोड को हम लोग भारत में RTGS NEFT कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामले में उसी को टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहा जाता है। तो अभी हम लोग इनको टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। टोटल इनको टर्म्स अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो कितना पढ़ना है, 11, जिसमें सबसे पहला है EXW। ये टर्म्स कहाँ लिखा रहता है, केवल और केवल इनवॉइस। इसका पूरा नाम एक्स वर्ग, कहता है इसका पूरा नाम एक्स वर्ग। कहता है यह जब भी होगा उस जगह का नाम जरूर लिखा होगा, मतलब जब भी एक्स वर्ष का होगा तो उस जगह का नाम जरूर लिखा होगा। जैसे अगर कोई सामान एक्स वर्ग ओखला हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारा इनवॉइस में टर्म्स होगा तो हम लिखेंगे एक्स वर्ग ओखला या एक्स वर्ग दिल्ली। अगर कोई सामान हांगकांग चाइना से आ रहा है तो अगर एक्स वर्ग चाइना लिखा हुआ है, तो मतलब इस दौरान जो सेलर होगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वह सामान को अपने फैक्ट्री में उपलब्ध करे, ठीक है। अगर किसी का टर्म्स EXW होगा, इस टर्म्स के अंतर्गत सेलर की यह जिम्मेदारी है कि वह सामान को अपने जगह पर उपलब्ध कराए। उसके बाद बाकी कोई भी खर्चे का वहन वह सेलर नहीं करेगा, सारे खर्चे का वहन सामान को लेने वालों को ही करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं EXW। दूसरा होता है एक FOB, जिसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। कहता है इसमें सेलर की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस जगह के नामित पोर्ट तक ले जाए, मतलब जहां पर भी वह सामान का पोर्ट होगा उस पोर्ट तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा केवल वह इस खर्चे में वहन करेगा। अभी तक तो फैक्ट्री में जो सामान दे रहा था तो EXW, फैक्ट्री से यदि वह उस नामित पोर्ट या एयरपोर्ट तक सामान को भिजवा दिया तो ऐसे में उस टर्म्स को कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। अब कहता है यदि शिप का केस होगा तो उसको बोलते हैं FAS,
फ्री एलोंग साइड शिप, कहता है इसमें सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वह सामान को शिप तक पहुंचा देगा, जहां पर शिप होगा, जहां पर शिप पोर्ट होगा वहां तक पहुंचा देगा। अब तीसरा होता है फ्री कैरियर, FCA, जिसको बोलते हैं फ्री कैरियर। कहता है इन चारों में फ्री कैरियर, FAS फ्री अलोंग साइड शिप और FOB, इन चारों में जो है कोई भी इंटरनेशनल कैरेज का वहन सेलर नहीं करता है। नॉट पेड बाय द सेलर इंटरनेशनल कैरेज, मतलब अंतरराष्ट्रीय भाड़ा, जो भी भाड़ा होगा इन चारों टर्म्स में सेलर भुगतान नहीं करता है। जो सामान खरीदेगा उसी को भुगतान करना होगा। टर्म से ही क्लियर है। अब अगर आपने X वर्ष लिया है तो आपको फैक्ट्री पर सामान मुहैया कराया है। FOB होगा तो जो भी नजदीकी एयरपोर्ट या सी पोर्ट या लैंड पोर्ट होगा जिससे भी बात हुआ वहां तक आपको सामान छुड़वा देगा। कहता है FAS यह केवल सी के केसों में ही लागू होगा, आपको शिप के पोर्ट तक सामान को छोड़ देगा। और फ्री कैरियर भी जस्ट लाइक FOB ही होता है। कहता है इसमें भी हम जहां कहिएगा उस पोर्ट, नामित पोर्ट तक और क्लियरेंस करवा देंगे। इसमें क्या कहता है फ्री कैरियर में कि उस नामित पोर्ट के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय क्लियरेंस भी करा देंगे, ठीक है, और आपको कैरियर तक उस सामान को छुड़वा देंगे, ठीक है। लेकिन इन चारों टर्म्स में कोई भी फ्रेट का वहन नहीं करेगा, चाहे वो EXW हो, चाहे वो FOB हो, चाहे फ्री अलोंग साइड FAS हो, चाहे FCA हो, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है CNF का, जिसको हम लोग CFR भी बोलते हैं और CPT भी बोलते हैं, ठीक है। CNF को बोलते हैं कास्ट एंड फ्रेट, एक होता है CI जिसको बोलते हैं कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, और एक होता है CIF जिसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों शामिल होता है, और एक होता है CI जिसमें कॉस्ट एंड इंश्योरेंस शामिल होता है। और एक होता है CPT जिसको बोलते हैं कैरेज पेड टू। ये चार टर्म्स, इसमें इंटरनेशनल कैरेज पेड बाय द सेलर होता है CI को छोड़। इन चारों टर्मों में सामान के दाम के साथ उसका भाड़ा जुड़ा है, ऐसी परिस्थितियों में उसका टर्म्स कॉस्ट एंड फ्रेट CNF होगा। कहता है कि भाड़ा जुड़ा नहीं होगा तो ऐसी परिस्थितियों में कॉस्ट और इंश्योरेंस उसका होगा, और CIF में कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों होगा, और CPT में भी कॉस्ट और फ्रेट ही होगा, ठीक है। इन तीनों में, चारों में CI को छोड़कर इंटरनेशनल कैरेज जो होगा वह किसके द्वारा, सेलर के द्वारा ही वहन किया जाएगा, ये बोलता है ना। आगे है DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस, डिलीवर्ड एट प्लेस। दूसरा कहता है DPU, डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड, डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड। और आखिरी में कहता है DDP, डिलीवर ड्यूटी पेड। अब DAP है डिलीवर्ड एट प्लेस, इसमें क्या होता है, इन तीनों टर्मों का जनरली प्रयोग कुरियर के लिए किया जाता है। कुरियर के लिए कह सकते हैं या फिर डेस्टिनेटेड कंट्री के लिए। ये जब भी होगा तो वहीं लागू होगा जो इंस्ट्रक्शन डेस्टिनेटेड कंट्री के लिए होगा। पहला चार्ज जो होगा उसमें इंटरनेशनल कैरेज का वहन नहीं करेगा, दूसरे चार्ज में वह इंटरनेशनल कैरेज का वहन करेगा CI को छोड़कर। तीसरे में कहता है डिलीवर्ड एट प्लेस, मतलब जो भी नामित जगह होगा, इनवॉइस में लिख दिया चाइना से कोई सामान आ रहा है कि हम इसको गुड़गांव में पहुंचाएंगे, तो गुड़गांव तक का जो भी खर्चा होगा
ड्यूटी को छोड़कर वो सारे खर्चे का वहन सेलर करेगा। वहां से चला, उसका भाड़ा इंडिया में क्लियरेंस हुआ, यहां से सामान निकल के गया और गुड़गांव तक पहुंचा, उस सारे खर्चे का वहन सेलर करेगा ड्यूटी को छोड़कर। एक होता है डीपीयू, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, मतलब जहां पर सामान जिस नामित एयरपोर्ट पर आया उसके अनलोडिंग के बाद उसके खर्चे की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस केस में डीपीयू होता है। यह अभी डेस्टिनेटेड कंट्री के लिए, जहां सामान जा रहा है वहीं के लिए लागू होता है। और आखिरी में होता है डीडीपी, इसमें सारे खर्चे का वहन जो होता है वह सेलर के द्वारा ही किया जाता है, मतलब टैक्सेस सहित, ड्यूटी और टैक्सेस सहित। उसका नाम ही है डिलीवरी ड्यूटी पे, डिलीवर ड्यूटी पे, मतलब उसमें ड्यूटी टैक्सेस जितने भी होंगे सारे खर्चे का वहन वही करें। ठीक है। Subscribe to our channel